नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र होता है। ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई कैन नॉट हैव नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स। देयरफॉर आर फैक्टर आई कैन नॉट हैव non-zero nilpotent एलिमेंट। क्योंकि अगर आर फैक्टर आई में नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट हुआ तो वो फिर ज़ीरो डिवाइज़र भी होगा, और आर फैक्टर आई इंटीग्रल डोमेन होते हुए ज़ीरो डिवाइज़र्स कंटेन नहीं कर सकती। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई कैन नॉट हैव नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स। और अभी हमने प्रूव किया है कि अगर किसी आइडियल से बनने वाले कोशेंट रिंग में नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स ना हों तो वो आइडियल जो है वो सेमी प्राइम आइडियल होता है। तो देयरफॉर यूजिंग अबव प्रोपोजिशन I is semi prime ideal। अगर क्वोशंट रिंग में नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स ना हों तो जिस आइडियल से वो क्वोशंट रिंग बनी थी वो आइडियल सेमी प्राइम आइडियल होता है। तो देयरफॉर I is semi prime ideal। So we have proved this particular corollary as well। Now let's come to another definition। This is definition of primary ideal। So let's see what primary ideal is। So let R be a commutative ring with identity as always। So let R be a commutative ring with identity then an ideal I of R is called primary ideal if। अभी कंडीशन ये है प्राइमरी आइडियल होने की कि अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो इस आइडियल आई को बिलोंग करे और इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट आइडियल आई को बिलोंग ना करे एंड ए डज नॉट बिलोंग टू आई। अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल आई को बिलोंग करे और उनमें से कोई एक एलिमेंट आइडियल आई को बिलोंग ना करता हो तो फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई पावर जो है वो आइडियल आई को बिलोंग करेगी। पावर मीन्स n greater than or equal to 1 for some n greater than or equal to 1। तो और कर लीजिए प्राइमरी आइडियल अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल को बिलोंग करे और उनमें से कोई एलिमेंट अगर आइडियल में ना हो तो दूसरे एलिमेंट की कोई ना कोई पावर आइडियल को बिलोंग करनी चाहिए। रिकॉल कीजिए कि जब हम प्राइम आइडियल डिफ़ाइन करते हैं तो हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल में हो तो उनमें से किसी ना किसी को आइडियल में होना चाहिए। अगर ए और बी का प्रोडक्ट आइडियल में है और फ़र्ज़ कीजिए ए आइडियल में नहीं है तो फिर बी को आइडियल में होना चाहिए।
तो उसी डेफिनेशन की थोड़ी सी ये ज़रा जनरलाइजेशन है। प्राइम आइडियल की जनरलाइजेशन है प्राइमरी आइडियल। कंडीशन इज if product of two elements A and B belong to I and A does not belong to I, then P raised to power n belongs to I for some n greater than or equal to 1. So first observation जो मैंने अभी आपसे कही थी प्राइम आइडियल के बारे में, let's note that every prime ideal is primary ideal. Every prime ideal is primary ideal. मैं हिंट के तौर पर लिख देता हूँ कि आप यूँ करें कि आप n को 1 ले लें। टेक n इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए अब यूँ हो जाएगा कि अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल को बिलोंग करता हो और उनमें से कोई एक एलिमेंट फ़र्ज़ कीजिए ए आइडियल को बिलोंग नहीं करता, तो फिर बी आइडियल को बिलोंग करेगा। एन को अगर आप 1 लें तो बी की पावर 1 बी आइडियल को बिलोंग करेगा। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर prime ideal. So every prime ideal is a primary ideal. So having said that, let's see examples. In Z ring of integers, ring of integers में पावर्स ऑफ प्राइम जो हैं वो उनसे जनरेट होने वाले आइडियल्स प्राइमरी आइडियल्स होते हैं। So in Z, p raised to power ideal generated by p raised to power n. So ideal generated by p raised to power n, where p is prime, is primary ideal. For example, ideal generated by 2, ideal generated by 4, let's take next power, ideal generated by 8, and then so on. Ideal generated by 3, ideal generated by 9, ideal generated by 27, and then ideal generated by 5, ideal generated by 25, and then so on. These are primary ideals. So these are primary ideals, or condition you can check very easily. So these are primary ideals. प्राइम्स की पावर से जनरेट होने वाले जो आइडियल्स हैं वो प्राइमरी आइडियल्स हैं। So let's have a proposition which says that so let's say this is proposition number 11. In fact, number 11. So let's have a proposition which says that let R be a commutative ring with identity as usual. So let R be a commutative ring with identity let I be a primary ideal of R, then nil radical of I is prime ideal. Let I be a primary ideal of R, then
radical of I or nil radical of I, radical of I is prime ideal. इन अदर वर्ड्स, किसी भी प्राइमरी आइडियल का जो निल रेडिकल है वो प्राइम आइडियल होता है। और प्राइम आइडियल की कंडीशन आप जानते हैं कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर आइडियल को बिलोंग करे तो उनमें से कोई एक एलिमेंट आइडियल में ज़रूर होगा। सो लेट्स कम टू द प्रूफ। सो नोट कर लीजिए हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि I is a primary ideal. We have to prove that radical of I is prime ideal. Let me note that given I is primary ideal. सो प्राइमरी आइडियल की कंडीशन आपके जहन में रहनी चाहिए, जो ये है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट I को बिलोंग करे और उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट I को बिलोंग ना करे तो दूसरे एलिमेंट की n पावर I को बिलोंग करेगी फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो दिस इज द कंडीशन फॉर प्राइमरी आइडियल. So we have to prove that radical of I is prime ideal. Prime ideal की कंडीशन आप जानते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल को बिलोंग करे तो उनमें से किसी एक को आइडियल को ज़रूर बिलोंग करना चाहिए. तो हम आइडियल रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करते हुए दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं. सो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता हुआ दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं. सो लेट तो सपोज कीजिए कि A और B इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है. अब रेडिकल ऑफ I की डेफिनेशन आप जानते हैं कि रेडिकल ऑफ I को कोई एलिमेंट तब बिलोंग कर सकता है जब उस एलिमेंट की कोई n पावर जो है वो आइडियल I को बिलोंग करती हो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो लेट A भी बिलोंग टू रेडिकल ऑफ I, देन A और B के प्रोडक्ट की n पावर जो है वो I को बिलोंग करेगी फॉर सम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. For some n greater than or equal to 1. So this is definition of nil radical of an ideal, and therefore a b raised to power n can be written as a raised to power n multiplied with b raised to power n because of commutativity. So this belongs to I for some n greater than or equal to 1. So let's see, this is our first step. ये बात नोट कीजिए कि अगर A जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग ना करे तो फिर नो, अगर A जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग ना करे तो देन A की पावर n B रेडिकल ऑफ I को बिलोंग, फिर A की पावर n जो है ये I को बिलोंग नहीं करेगी. नो इफ़ A डज नॉट बिलोंग टू रेडिकल ऑफ I देन A रेज़ टू पावर n डज नॉट बिलोंग टू I. अब देखिए इसकी वजह यह है कि अगर A की पावर n I को बिलोंग करे तो फिर A रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करेगा. तो अगर A रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता तो फिर A की पावर n जो है वो I को बिलोंग नहीं कर सकती. कि अगर A की पावर n I को बिलोंग करेगी तो फिर A जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करेगा. सो इफ़ A डज नॉट बिलोंग टू रेडिकल ऑफ I देन A रेज़ टू पावर n डज नॉट बिलोंग टू I, एंड देयरफॉर there exists
m greater than or equal to 1 such that, अब इस बात को ज़रा गौर से आपको समझना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n का प्रोडक्ट जो है वो I को बिलोंग करता है, और फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर a रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता तो फिर a की पावर n जो है वो I को बिलोंग नहीं करेगी। इसका ताल्लुक इसके साथ है कि अगर a और b का प्रोडक्ट रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है और a रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता, इधर गौर कीजिए, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है और उनमें से कोई एक रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता, तो फिर जो दूसरा है उसकी कोई ना कोई पावर जो है वो, उसकी कोई ना कोई पावर जो है ना वो फिर आइडियल को बिलोंग करेगी। अब ए और बी का प्रोडक्ट रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है, और अगर ए रेडिकल ऑफ I को बिलोंग ना किया तो फिर जो दूसरा है ना उसकी कोई ना कोई पावर जो है ना वो बिलोंग करेगी। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट m greater than or equal to 1 such that b raised to power n raised to power m belongs to I। तो आप इस बात को दोबारा गौर कर लीजिए, I जो है ना वो हमें प्राइमरी आइडियल गिवन है, I इज़ अ प्राइमरी आइडियल, और इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो I को बिलोंग करता है, और अगर a की पावर n I को बिलोंग ना करे तो फिर b की पावर n की कोई ना कोई पावर I को बिलोंग करेगी, बिकॉज दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी आइडियल। अब इसका थोड़ा कनेक्शन कुछ इस तरह से बनता है कि अगर a और b का प्रोडक्ट जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है और a जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता यहाँ पर, तो फिर a की पावर n जो है वो I को बिलोंग नहीं करेगी। अगर a की पावर n I को बिलोंग नहीं करेगी और I जो है वो प्राइमरी आइडियल है, तो फिर b की पावर n की कोई ना कोई पावर जो है वो I को बिलोंग करेगी। सो दिस इज अ कनेक्शन, एंड देयरफॉर b रेज़ टू पावर n इंटू m बिलोंग्स टू I फॉर, अब चूँकि n भी 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और m भी, तो n और m का प्रोडक्ट भी 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, एंड देयरफॉर अब b की पावर I को बिलोंग करती है, तो इसलिए b जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करेगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेडिकल ऑफ I। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए हमने जो प्रूव किया है वो फिर ये है कि हेंस वी हैव प्रूव दैट हमने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर ए बी जो है, अगर ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है और ए जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता, तो फिर b जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है। तो अब देखिए यही कंडीशन होती है किसी आइडियल के प्राइम आइडियल होने की। हमने प्रूव कर दिया अगर a और b का प्रोडक्ट रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है और a जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू, अगर ये इसको बिलोंग नहीं करता तो फिर b जो है वो रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करता है। देयरफॉर रेडिकल ऑफ I इज़ अ प्राइम आइडियल। Therefore, radical of I is a prime ideal। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। Now let's come to another proposition which says that let R be a commutative ring with identity
let R be a commutative ring with identity. Then I is a primary ideal if and only if, this is again if and only if condition, then I is a primary ideal of R if and only if every zero divisor of R factor I is nilpotent. Every zero divisor of R factor I is nilpotent. nilpotent आप जानते हैं उसकी कोई ना कोई पावर ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए. Power means greater than or equal to 1. So we have to prove that I is a primary ideal of R if and only if every non-zero divisor of R factor I is nilpotent. सिंपल सी बात है कि I प्राइमरी आइडियल होगा अगर इससे बनने वाली जो कोशेंट रिंग है उसका हर ज़ीरो डिवाइज़र जो है वो nilpotent हो, और अगर हर ज़ीरो डिवाइज़र nilpotent है तो देन I is a primary ideal. So let's prove that. So in one direction, suppose कर लीजिए कि I is primary ideal. So suppose that I is primary ideal. We shall prove that every zero divisor of R factor I is nilpotent. So let's write, we shall prove that every zero divisor of R factor I is nilpotent. तो आप R फैक्टर I का एक ज़ीरो डिवाइज़र ले लीजिए. तो लेट A प्लस I बिलोंग टू R फैक्टर I. R फैक्टर I के एलिमेंट्स इसी किस्म के होंगे ना, I के कोसेट्स होंगे. तो लेट A प्लस I बिलोंग टू R फैक्टर I इस तरह से कि A प्लस I जो है वो I के बराबर नहीं है. ज़ीरो डिवाइज़र जब हम लेते हैं तो हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिया करते हैं. तो लेट A प्लस I बिलोंग टू R फैक्टर I विच इज़ नॉन ज़ीरो इज़ ज़ीरो डिवाइज़र. फर्ज कीजिए दिस इज़ ज़ीरो डिवाइज़र इन R फैक्टर I. अब आप जानते हैं ज़ीरो डिवाइज़र एक ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर जो आप ज़ीरो एलिमेंट दे. तो अब अगर A प्लस I जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र है तो देन आपको इसी रिंग R फैक्टर I में एक एलिमेंट B प्लस I ऐसा मिलना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और वो A प्लस I के साथ मल्टीप्लाई होकर जो आप ज़ीरो दे. व्हेन वी से दैट B प्लस I इज़ नॉट इक्वल टू I, इसके माने आप जानते हैं ये होते हैं कि B जो है वो I को बिलोंग नहीं करता. जस्ट टू नोट दैट. सो देन देयर एग्जिस्ट B प्लस I बिलोंगिंग टू R फैक्टर I such that
ए प्लस आई का और बी प्लस आई का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ जाए, वो आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू आई, सिंस ए प्लस आई इज ज़ीरो डिवाइजर एंड देयरफॉर by multiplication of cosets this can be written as AB plus I is equal to I. AB plus I is equal to I means that AB belong to I and therefore A और B का प्रोडक्ट जो है वो I को बिलोंग करता है, और हम जानते हैं कि B I को बिलोंग नहीं करता, बट B does not belong to I. Therefore I जो है वो प्राइमरी आइडियल है। प्राइमरी आइडियल की डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट प्राइमरी आइडियल में हो, उनमें से कोई एक एलिमेंट अगर उस प्राइमरी आइडियल में नहीं है तो दूसरे एलिमेंट की कोई ना कोई पावर उसके अंदर होनी चाहिए। अब ए और बी का प्रोडक्ट आई को बिलोंग करता है और बी आई को बिलोंग नहीं करता, तो ये जो दूसरा ए है ना, इसकी कोई ना कोई पावर जो है वो आई को बिलोंग करनी चाहिए। तो देयरफॉर ए रेज़ टू पावर एन belongs to I for some n greater than equal to 1। मैं रीज़न लिख देता हूँ, बिकॉज I is primary ideal, so for that reason this has to happen and therefore अब ए रेज़ टू पावर एन आई को बिलोंग करता है, तो ए रेज़ टू पावर एन का आई के साथ जो कोसेट है वो आई ही के बराबर होगा एंड देयरफॉर ए रेज़ टू पावर एन प्लस आई को आप लिख सकते हैं ए प्लस आई रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू आई वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ए प्लस आई की एन पावर जो है वो आई के बराबर आती है। ए प्लस इस एलिमेंट की nth पावर ज़ीरो एलिमेंट के बराबर आती है, देयरफॉर ए प्लस आई इज नीलपोटेंट एलिमेंट। देयरफॉर ए प्लस आई is nilpotent element in R फैक्टर I। हमने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर आपको R फैक्टर I का ज़ीरो डिवाइज़र दे दिया जाए तो वो नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। ए प्लस आई को हमने R फैक्टर I का ज़ीरो डिवाइज़र लिया था और हमने प्रूव कर दिया है कि ए प्लस आई इज़ नीलपोटेंट एलिमेंट। वी कम टू अदर वे राउंड। अब आप सपोज कर लीजिए कि एवरी ज़ीरो डिवाइज़र इज़ नीलपोटेंट इन आर फैक्टर आई। सो कन्वर्सली सपोज दैट अब फर्ज कीजिए कि एवरी ज़ीरो डिवाइज़र इज़ नीलपोटेंट इन आर फैक्टर आई। सपोज दैट एवरी ज़ीरो डिवाइज़र, ये ज़ीरो डिवाइज़र आर फैक्टर आई में है, सो एवरी ज़ीरो डिवाइज़र इन आर फैक्टर आई इज़ नीलपोटेंट इन आर फैक्टर आई, is nilpotent in R factor I। तो ये बात हम सपोज कर लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट I is primary ideal, so we shall prove that I is primary ideal। So this is what we have to do।
प्राइमरी आइडियल की कंडीशन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल को बिलोंग कर रहा हो और वो आइडियल प्राइमरी आइडियल हो, लेट मी से इट अगेन, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो आइडियल को बिलोंग करे और उनमें से कोई एक एलिमेंट आइडियल को बिलोंग ना करे तो दूसरे एलिमेंट की कोई ना कोई पावर आइडियल को बिलोंग करनी चाहिए। दिस इज़ बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी आइडियल। सो वी शैल प्रूव दैट आई इज़ प्राइमरी आइडियल। हम इस आइडियल आई के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए और बी। हम इस आइडियल आई में दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए और बी का। सो लेट ए और बी, मैंने वो गलत में क्या किया था, वी आर नॉट गोइंग टू टेक टू एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी आइडियल, वी आर गोइंग टू टेक product of two elements which belong to this primary ideal. So let product of these two elements A and B belong to primary ideal I, और फ़र्ज़ कीजिए कि इनमें से कोई एक एलिमेंट से B जो है वो I को बिलोंग नहीं करता, B डज नॉट बिलोंग टू I। अब हम प्रूव करेंगे कि A की कोई ना कोई पावर जो है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो लेट product AB belong to I and B does not belong to I, then AB belong to I, तो therefore AB का I के साथ कोसेट जो है वो I के बराबर होगा, and therefore A प्लस I कोसेट का B प्लस I कोसेट के साथ जो प्रोडक्ट है वो I के बराबर होगा। But B plus I is not equal to I because B plus I is not equal to I because B does not belong to I, because B does not belong to I, ये हमने कहा हुआ है पहले। तो therefore A plus I is zero divisor, therefore A plus I is zero divisor in R factor I। तो ये सिंपल सी बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट चूँकि ज़ीरो आता है और ये ज़ीरो नहीं है तो फिर ये ज़ीरो डिवाइज़र होगा। तो therefore A प्लस आई मल्टीप्लाइड विद B प्लस आई इज़ नॉट इक्वल टू I, बट B प्लस आई इज़ नॉट ज़ीरो, therefore A प्लस आई इज़ ज़ीरो डिवाइज़र इन R फैक्टर I। अब ये अगर R फैक्टर I में ज़ीरो डिवाइज़र है तो therefore अब देखिए हमने कन्वर्सली सपोज दैट एवरी ज़ीरो डिवाइज़र इन आर फैक्टर आई इज़ निलपोटेंट एलिमेंट इन आर फैक्टर आई। तो फिर हमें ए प्लस आई चूँकि ज़ीरो डिवाइज़र है तो फिर इसे निलपोटेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट कि अगर हम ए प्लस आई की पावर एन करें, ये बिकॉज आवर सपोजिशन, तो जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाए, दैट इज़ आई। एंड देयरफॉर ए रेज़ टू पावर एन प्लस आई इज इक्वल टू आई फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड देयरफॉर ए रेज़ टू पावर एन का आई के साथ कोसेट आई के बराबर है, तो फिर ए रेज़ टू पावर एन बिलोंग्स टू आई। तो therefore A raised to power n belongs to I, and therefore I is primary ideal। अब देखिए हमने ए और बी का प्रोडक्ट आई को बिलोंग करता हुआ लिया था और साथ ही हमने ये कंडीशन भी लगाई थी कि बी जो है वो आई को बिलोंग नहीं करता। तो प्रूव हमने ये करना था कि फिर हमें
कोई ना कोई पावर n ऐसी मिलेगी जो a की पावर करने से जो आप रिज़ल्ट जो है वो I को बिलोंग करे। तो इफ़ वी कुड हैव सक्सीडेड इन डूइंग दैट then I would become primary ideal, and we have done that. We have proved that there exists n greater than or equal to 1 such that a raised to power n belongs to I, therefore I is primary ideal. This completes the proof. So having said that, let's come to a very simple concept, and that is in fact from our primary school education. Let me recall few things from our school level studies. So this was number 12. So at school level we did something very special. Let's consider Z the ring of integers. हम रिंग ऑफ इंटीजर से हम फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी चीज़ें इस सिलसिले में मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। हाउ वी डू दैट, व्हाट वी डू इज़ इन फैक्ट note that we write or we know that 2 upon 3 is same thing as 8 upon 12. You can cancel with 4, and then 8 upon 12 is same thing as 2 upon 3. And a reason behind is that because if we multiply 2 with 12, 2 multiplied with 12 is same thing as 8 multiplied with 3, या 3 multiplied with 8. So 2 upon 3 is equal to 8 upon 12, and the reason I have written here. Secondly, we know that in field of rational numbers, 0, what we say 0 is in fact 0 upon 1. This is same thing as 0 upon 2. This is same thing as 0 upon 3, and this is same thing as, if you like, you can say 0 upon minus 4, and so on. So this is what 0 is in the field of rational numbers. Thirdly, note that in the field of rational numbers, multiplicative identity 1 is in fact 1 over 1 is equal to 2 over 2 is equal to 3 over 3 is equal to minus 4 over minus 4, or if you like minus 9 upon minus 9, and then so on. You can write many equivalent fractions, and you must be knowing that when we add two fractions, for example, when we add 5 upon 4 and 6 upon 11, what in fact we are doing is that we write in the denominator 4 multiplied with 11, and then on the numerator we write 5 into 11, and then plus
4 into 6. This is our process what we do in our primary school education. And when we multiply 5 upon 4 with 6 upon 11, what we do is we multiply 5 with 6 and we multiply 4 with 11. So this is our process of multiplication. And you also know that 5 upon 4 added with minus 5 upon 4 gives us 0 element. And similarly, we know that 5 upon 4 multiplied with 4 upon 5 gives us multiplicative identity, that is 1. So these are very simple things you already know from your primary school education. जो मैं लिखने लगा हूँ ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, जब आप लिखते हैं कि 2/3 is equal to 8/12, तो ये चीज़ प्रिसाइसली अगर आप गौर करें तो शायद प्रिसाइसली ये करेक्ट, it's difficult to say that it is 2/3, this is 8/12, and let me move a little bit further, you will be able to understand that thing. हम जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ ये है कि instead of writing 2/3, let us write हम ये ऑर्डर पे 2, 3 लिख लेते हैं एंड 8 डिवाइडेड बाई 12 जो हम लिखते हैं क्वेश्चन की शक्ल में, इसे हम 8, 12 लिख लेते हैं. And instead of saying that 2/3 is equal to 8/12, let us say that 2, 3 is related with 8, 12. अब यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ हम इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो ऑर्डर पेज इक्वल हों तो पहले एलिमेंट को पहले के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के बराबर होना चाहिए. वी कैन नॉट राइट दैट दीज टू ऑर्डर पेज आर इक्वल. लेकिन हमने चूँकि 2/3 को इस शक्ल में रिप्रेजेंट किया है और 8/12 को हमने इस शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, सो इन अ वे दीज टू आर रिलेटेड विद ईच अदर. हम प्राइमरी स्कूल में तो इनको इक्वल कह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इक्वल नहीं कहा, इक्वलेंट कहा है, क्योंकि ऑर्डर पेज की डेफिनेशन हमें अलाउ नहीं करती कि वी राइट सिंबल ऑफ इक्वालिटी हियर. हैविंग सेड दैट, this is what we are going to, let's say that this is this, and let's write that condition जो मैंने शुरू में लिखी थी. 2/3 is equal to 8/12 because 2 into 12 is equal to 3 into 8. So because 2 into 12 is equal to 3 into 8, 2 into 12 is equal to 3 into 8. So let us define AB is related with CD
इफ़ एंड ओनली इफ, अब देखिए यही सिस्टम जो हमने 2 इंटू 12, सो ए इंटू डी, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। सो हैविंग सेड दैट, मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, करने दीजिए, देन वी विल बी एबल टू सी कि हम क्या बात कह रहे हैं। तो लेट अस डिफाइन ए बी इज रिलेटेड विद सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। चीज़ हमने यहीं से डिराइव की है। 2 3 इज रिलेटेड विद 8 12 इफ 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 8। ए बी इज रिलेटेड विद सी डी इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। सेम थिंग। अब सिर्फ ये गौर कीजिए कि ये जो ए बी और सी डी हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ए बी, ये तो बिलोंग करते हैं रिंग जेड को, लेकिन ये जो आपके बी डी हैं, बी और डी, ये भी जेड को बिलोंग करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप फ्रैक्शंस लिखते हैं तो डी नोमिनेटर में आप कभी ज़ीरो नहीं लेते। तो बी डी जो है ना, ये बिलोंग करते हैं जेड लेस ज़ीरो, जेड में से आप ज़ीरो निकाल दें। In fact, what we are doing is as follows.